तो दोस्तों, आज हम डेट मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंसाइट लेने जा रहे हैं, क्योंकि डेट मार्केट बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। तो आज का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम डेट मार्केट के बारे में बेसिक क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए जो इन वर्ल्ड में दो जो मार्केट हैं, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट, जो बड़ा फेमस है। और भी बहुत सारे डिफरेंट कमोडिटीज़ के मार्केट हैं, क्रूड के मार्केट, जो कमोडिटीज़ के अंदर ही आ जाते हैं। तो आज हम आपको एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जाता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो। डेट मार्केट का जो वर्ल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग $145 ट्रिलियन है, और वहीं इक्विटी मार्केट का जो वर्ल्ड का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लगभग $127 ट्रिलियन है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को डेट के बारे में पता ही नहीं है कि डेट मार्केट कितना डेप्थ में है, क्योंकि हम हर लोग इक्विटी, और जबकि एक्चुअल में ये होता है कि डेट मार्केट ही इक्विटी को चला रही है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी है। आपने देखा होगा कि कब यूएस फेड रेट कम करती है, ज़्यादा करते, इक्विटी मार्केट में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इसलिए हमें डेट मार्केट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम सीरीज के हिसाब से लेके जाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड में हम इसको नहीं कवर कर सकते, क्योंकि डेट मार्केट में हमें सबसे बड़ा क्या है ना, हमें जानना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें कैसे इसका बेनिफिट उठाना है। हम अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डेट को किस तरह से लें। डेट का मतलब ये नहीं होता है कि वो बस ये थोड़ा सा 5%, 6%, 7% रिटर्न दिया। डेट आपके हर इंसान के इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जब डेट मार्केट इतना बड़ा है और वो इक्विटी को चला रहा है, तो हमारी सारी फोकस इक्विटी के पास नहीं होनी चाहिए, हमें डेट के ऊपर भी ध्यान रखनी चाहिए। अब सबसे पहले चीज़ आता है कि हम ये स्टार्ट कैसे करें समझना। तो हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे आज, मतलब ज़्यादा डेप्थ में डेट के मारने जाएंगे। मैं आपको आज के लिए केवल ये बताऊंगा कि देखो, डेट मार्केट को समझना और डेट से थोड़ा सा बेनिफिट लेने से कैसे हम अपने पैसे को बेनिफिट या इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं। हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा हो। सबके पास दो तरह के पैसे होते हैं। एक पैसा होता है जो गोल ओरिएंटेड होता है, हमें पता होता है कि ये पैसा इस काम के लिए है, और एक पैसा होता है जो हमें पता है कि सरप्लस बचा हुआ। फिर दूसरा कंडीशन आता है, जो पैसा हमारे पास सरप्लस बचा हुआ है या जो किसी काम के लिए, ये कब यूज होगा। बहुत सारे पैसे, जैसे आपकी सैलरी आती है, आप क्या करते हो, आपकी पहले से ही लायबिलिटीज होती है। जनरली हम लोगों में होता है क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर दिए, रेंट दे दिए, जो भी है ग्रोसरी का है, जो है अभी किराना का बिल दे दिए, सब कुछ ख़त्म करके हमारे पास पैसा बचता है। अब उस पैसे को हमें आगे क्या करना है हम ये नहीं समझते हैं, तो हमारे बैंक में वो पैसा रह जाता है। और हमें, आप सबको पता है कि बैंक में आज के टाइम में 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप ऑन एन एवरेज किसी का 10 से 20% भी एवरेज इनकम बैंक में रह जाती है, तो आप सोचो क्या जनरेट करती है। क्योंकि इन्फ्लेशन हमें पता है, इंडिया का इन्फ्लेशन 6 से 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसलिए हमने एवरेज बताया आपको। लेकिन एफडी या एफडी तो एक इन्वेस्टमेंट टाइप होता है, डेट का कैटेगरी है। लेकिन अगर आपका पैसा सेविंग में चला जाता है, जो सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है, वो 2.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट नहीं करता। और दूसरी चीज़, हमारी आदत होती है जब सेविंग में पैसा होता है तो हम खर्च ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैंने कुछ आपको डेट के कैटेगरी के अंदर ही कुछ जो है सो स्क्रिप्ट, कुछ भी एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे उस सरप्लस मनी को एफडी के बराबर, और इन्वेस्टमेंट में जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के इक्वल लिक्विडिटी और एफडी के जैसे इंटरेस्ट कैसे कमाएं। कौन सा ऐसा तरीका है कि हमारे पास पैसा हर वक्त रहे, और कौन सा ऐसा तरीका है कि हमें उस पर इंटरेस्ट भी एफडी की तरह मिले। तो इस डेट मार्केट की एक खूबसूरती ये भी है कि हर तरह के कस्टमर के लिए सॉल्यूशन लेके आता है। तो आज हमारा फोकस जो है इसी पॉइंट पे होगा कि हम क्या करें, उस पैसे को किस तरह से मैनेज करें कि हमारा लिक्विडिटी भी सेविंग के बराबर हो और हमारी इंटरेस्ट एफडी के बराबर हो या उससे बेहतर ही हो। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा
एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोला जाता है ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है कि जब आप केवल एक रात के लिए किसी को पैसा देते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही कम रिस्क की, मतलब नो रिस्क होता ही नहीं इसके अंदर में, क्योंकि इसको नॉर्मली बोला ऐसा जाता है कि ट्रैप्स, आपने सुना होगा TREPS, ट्रैप्स होते हैं। मतलब ये होता है ट्रेजरी परचेज बॉन्ड, या इसको बोलते हैं कि ट्राई पार्टी रेपो रेट बॉन्ड। अब ये होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि फिर आपको समझने में आसान हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट होता क्या है। जनरली क्या होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनको अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की वजह से कभी कभी इनको पैसे की ज़रूरत होती है, जो उनकी शॉर्टेज हो जाती है, तो वो केवल एक दिन के लिए पैसा उठाते हैं, और एक दिन के पैसा उठाने के लिए उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये नॉर्मली रेपो रेट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सो ये चार्ज, मतलब इनको पे करना पड़ता है इसके लिए। तो ये बिजनेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, ट्रैप्स मतलब ट्राई पार्टी रेपो बॉन्ड जो परचेज होता है, ये इसका है। ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टियां। ये जो ट्रांजैक्शन होती है ओवरनाइट फंड के अंदर या इस तरह की कैटेगरी के फंड के अंदर, इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है बोरोवर वो जिसको रिक्वायरमेंट है। सेकेंड होता है लेंडर जो पैसे देती है, और थर्ड होता है एक्सचेंज, जिस एक्सचेंज में यहाँ पे होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, वो एक तरह से बीच में गारंटर के रूप में काम करता है। जैसे सपोज कीजिए आपने, अगर मैं एक तरह से बोरोवर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, CCL को 100 करोड़ के से कुछ ज़्यादा, जैसे 101, 102 करोड़, 101 या 102 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें भी हमेशा आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड ही होते हैं जो हाईएस्ट रेटेड, जिसको सोवरजिन बॉन्ड बोलते हैं, जिसकी सोवरजिनिटी होती है, मतलब सार्वभौमिक, ये गवर्नमेंट की बॉन्ड है। तो हर कंपनियां अपना कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में होती है, और बैंकों को तो लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है उनका SLR CLR के मेंटेन करने की वजह से उनको गवर्नमेंट के बॉन्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है वो क्वालिफाई करता है इसके लिए। तो जब उनको पैसे की एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो इनकी सिक्योरिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, उसको वो जो है सो हेज पे लगा, मतलब उसको वो प्लेज कर देते हैं CCL के साथ। CCL यहाँ पे आपका हो गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसकी थर्ड पार्टी है, जो मेन में मीडिएटर के रूप में काम करता है। तो जब भी आप एक 102 करोड़ उसने उससे ले लिया, बदले में जो रेपो रेट एक्सचेंज 0.02, 0.03 जो भी डिसाइड होता है, ऑन एन एवरेज आपका 6% के करीब जो है वही आज के टाइम में बैंक का रेपो रेट भी है, बैंक ने उससे कम ही है, और उसी के आसपास जो मैंने बोला था थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसी रेट पे जो है सो बायर उसको ले लेते हैं, जो बरोबर से। तो जो लेंडर होते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो लेंडर होते हैं वो भी हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जिनके पास होता है। तो जो आप ओवरनाइट फंड देखते हो, बहुत सारी कंपनियों के फंड देखते हो कि जो AMCs होती हैं उनका ओवरनाइट फंड होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट इसी में होती है। तो ये होती है जीरो रिस्क। पहले एक तो CCL बीच में है, उसने उसके बदले अगेंस्ट में उससे बॉन्ड ले लिया बोरोवर से, फिर वो चीज़ उसको पैसे दिए जाते हैं। अगर बाय द वे अगर एक चांस ये भी मान लें कि मान लीजिए बोरोवर ने डिफॉल्ट किया, तो उसके ऑलरेडी 102 करोड़ रुपए के बॉन्ड दे रखे हैं, वो उसको लिक्विडेट करके लेंडर को वापस कर देगा। तो इसमें रिस्क जो है ना के बराबर होता है। वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर या दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जिसको आप कह सकते हैं कि रिस्क होता भी। सोवरजिनिटी में भी अगर कुछ रिस्क होता, वो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता, क्योंकि कुछ कंट्री भी ऐसा आया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें रिस्क नहीं होता, और इस तरह से ये चीज़ जो है सो फंक्शन करता है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब आते हैं कि हमें कैसे इसका बेनिफिट उठाना है।